नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद में अब एक नया पेच फंस गया है और वो है शिया सुन्नी विवाद। दरअसल बीते दिन शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित हलफनामे में ये कहा कि विवादित स्थान पर अयोध्या में मंदिर बनाने दिया जाए। अयोध्या में राम मंदिर के विवाद में अब मुस्लिम समुदाय ही आपस में भिड़ गए हैं। मंगलवार को शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में विवादित जगह पर राम मंदिर बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। इस पर पलटवार करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि इस विवाद में शिया बोर्ड की कोई भूमिका ही नहीं बनती। उनका निर्णय है अदालत का कि ये मॉस्क बाबर व सुन्नी था और ये बाबरी मस्जिद है और ये सुन्नी मस्जिद है, शिया मस्जिद नहीं है। अब वो 1946 के बाद ये सुप्तावस्था में चले गए। अब 71 साल बाद इनकी नींद खुल रही है। शिया वक्फ बोर्ड के दावे के विरोध में सुन्नी वक्फ बोर्ड की अपनी ही दलीलें हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि अयोध्या में विवादित स्थल पर अधिकार को लेकर शिया बोर्ड 1946 में सुन्नी बोर्ड से केस हार चुका है। शिया वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत के फैसले को कभी चुनौती भी नहीं दी है। ऐसे में शिया वक्फ बोर्ड का राम जन्मभूमि विवाद में कोई दावा नहीं बनता। अगर कोई समझौते की बात आई तो वो सिर्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड और राम जन्मभूमि पक्ष के बीच ही होगा। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है अभी तक कहाँ था? 70 साल से मुकदमा चलता रहा। ये तो ये लोग झगड़ा पैदा करने की बात कर रहे हैं। इनका कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ये मस्जिद जो है वो सुन्नियों की है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में शिया वक्फ बोर्ड ने कहा था कि अयोध्या में मंदिर और मस्जिद अलग अलग जगहों पर होना चाहिए और विवादित जगह पर राम मंदिर बनाया जाना चाहिए। मस्जिद का निर्माण मुस्लिम बहुल इलाके में किया जाना चाहिए और ये विवादित जगह से थोड़ी दूर पर होनी चाहिए। 30 पन्ने के हलफनामे में शिया बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद वाली जगह की मिल्कियत उसकी है, क्योंकि मस्जिद बनाने वाले मीर बाकी शिया थे। इसलिए इस विवाद में किसी भी तरह की बातचीत का अधिकार सिर्फ उसे है। हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा चुका है। यानी कि जो 1944 में रजिस्ट्रेशन कराया था अपने के यहाँ, वो जब कैंसिल हो गया तो उससे पहले की स्थिति बहाल हो गई। यानी कि वो मीर बाकी के बाद से 1946 तक उसमें शिया मुतवल्ली रहे, यानी कि वो शिया मस्जिद है। लिहाजा फैसला लेने का इख्तियार या कोई भी पार्टी तरफ से जवाब देने का इख्तियार शिया वक्फ बोर्ड का बनता है। अयोध्या में राम मंदिर पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस विवाद के बीच संत समाज भी भ्रमित नजर आया। किसी को शिया वक्फ बोर्ड की पहल में मंदिर निर्माण का सपना पूरा होता नजर आ रहा है तो कोई इससे विवाद को और लटकाने का जरिया बता रहा है। कानून में मंदिर मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त से रोजाना सुनवाई होने वाली है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपस में मिलजुल कर विवाद का समाधान निकालने की नसीहत दी थी। इसी बीच शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डालकर इस विवाद को एक नया ही मोड़ दे दिया। दिल्ली में अनुषा सोनी के साथ बनवीर सिंह, अयोध्या आज तक। और अब आपको वो खबर बताते हैं जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। जी हां, चंडीगढ़ में एक पूर्व आईएएस अधिकारी की बेटी के साथ छेड़खानी का मामला। आज जाकर गिरफ्तारी हुई विकास बराला की। पहले तो पुलिस किडनैपिंग का मामला ही हटा चुकी थी, लेकिन जब जबरदस्त मीडिया का दबाव हुआ तो नए सिरे से पुलिस ने वो धाराएं जोड़ी और फिर विकास बराला, बीजेपी अध्यक्ष हैं हरियाणा के, उनके बेटे हैं विकास बराला, उन्हें गिरफ्तार किया। हरियाणा में विकास बराला कांड में पॉलिटिकल प्रेशर शिफ्ट हो गया। पुलिस को आखिरकार विकास बराला और उसके दोस्त के खिलाफ अपहरण की कोशिश की धाराएं दर्ज करनी पड़ी। इन दोनों को गिरफ्तार करना पड़ा। हमने ये भी डिसाइड किया है कि इन दोनों एक्यूज्ड को हम अरेस्ट कर रहे हैं। इन दोनों एक्यूज्ड को कल सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट से हम इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की रिक्वेस्ट करेंगे। हरियाणा की बीजेपी अध्यक्ष
सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर एक आईएएस की बेटी वर्णिका कुंडू के साथ छेड़खानी और उसके अपहरण की कोशिश का आरोप था। ये वारदात पिछले शुक्रवार रात की है। उस रात पुलिस ने विकास बराला और उसके दोस्त को गिरफ्तार भी किया था। अपहरण की कोशिश की धाराएं भी लगाई थी, लेकिन जब पुलिस ने विकास बराला के पिता का नाम सुना तो उसके हाथ पांव फूल गए। विकास को थाने से ही जमानत दे दी, अपहरण की धाराएं भी हटा दी। ये मामला सुर्खियों में छाया। पीड़ित लड़की के पक्ष में प्रदर्शन होने लगे। विपक्ष सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने लगा। सियासत का दो तरफा दबाव पड़ा। बीजेपी की किरकिरी हुई तो बीजेपी ने कन्नी काट ली। वर्णिका के पिता अपनी बेटी की लड़ाई में साथ आए तो वहीं सुभाष बराला बैकफुट पर चले गए। तो वो बेल पे छूटे हैं या वो दोबारा अब उन्होंने सरेंडर किया है या उनको अरेस्ट कर लिया गया है, ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। इनका मेरे मन में कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ये छोटे स्टेप्स हैं और लेकिन कम से कम मुझे अब ये लग रहा है कि सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ना ही हमने किसी भी तरह की इस मामले में राजनीति की है, ना ही जांच को भटकाने का कोई प्रयास किया है। जो भी पुलिस इसमें जांच के अंदर जिस प्रकार के भी आरोप उसके ऊपर लगेंगे, उस आरोप के ऊपर कार्रवाई हो। आज सुबह ही पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए विकास और उसके दोस्त आशीष को समन जारी किया था। दोनों चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने में सरेंडर करने पहुंच गए। राजनीतिक दबाव में इन दोनों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन इनकी करतूतों का हिसाब अभी बाकी है। प्रीति चौधरी के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। इसी विकास बराला केस में आज दिल्ली में वो शख्स जो कि हरियाणा बीजेपी का प्रवक्ता है, जो गारंटर बना था विकास बराला के लिए, उसने दबंगई दिखाई जब हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे और उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि आखिर एक राजनीतिक व्यक्ति क्यों बॉन्ड भर रहा है, क्यों गारंटर बन रहा है विकास बराला करती है। वो भी आप सुनिए। आप कैमरे, आप भाई साहब सब कुछ कर लेना कैमरे। आप देखो तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो अभी भी है। भाई ये मत करो ऐसा, भाई मत करो ऐसा। बनाओ इनका शॉट, बनाओ भाई का शॉट बनाओ। अभी भिजवाते हैं। दिन बहुत भरा था, बस इतना बता। जिन मामलों में मीडिया का दबाव नहीं बनता है, सोचिए उनमें किस तरह से कार्रवाई होती है। बहरहाल अब जरा आपको राज्यसभा चुनाव की ओर लिए चलते हैं, क्योंकि बीते दिन अहमद पटेल की हार के लिए बीजेपी इंतजार कर रही थी, लेकिन देर रात पॉलिटिकल ड्रामा चला वो कुछ इस अंदाज में खत्म हुआ कि अहमद पटेल की जीत हो गई। जीत के बाद उनसे बात की हमारे सहयोगी साहिल जोशी ने। राज्यसभा की हाई प्रोफाइल लड़ाई के बाद आखिरकार अहमद पटेल राज्यसभा पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसी लड़ाई वो खुद कहते हैं कि आज तक उन्होंने कभी नहीं देखी। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक के बाद एक दांव खेलते रहे बीजेपी के नेता, और उसके बावजूद भी कांग्रेस का जाना एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। हमारे साथ इस वक्त अहमद पटेल खुद मौजूद है। अहमद भाई, ये इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था बीजेपी के लिए, खास करके क्योंकि आप थे इसके वजह? नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट बनाया गया। एक तो मैं था नेचुरली, आई वॉज कॉन्टेस्टिंग, मैं जो लड़ रहा था एज ए कांग्रेस के प्रत्याशी के, लेकिन उन्होंने कनेक्ट कर दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट, छोटे मोटे कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के साथ, उसीलिए जरा ज़्यादा ही उन लोगों ने उसको हाइप दे दी। नहीं, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी आप तो है ही, कांग्रेस में एक ताकतवर नेता भी है। उनको लग रहा था कि शायद आपको चोट पहुंचाएंगे तो। लेकिन मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैसियत से नहीं लड़ रहा था, मैं कांग्रेस प्रत्याशी की हैसियत से लड़ रहा था। तो नेचुरली दैट मस्ट बी इन देयर माइंड, उनके दिमाग में ये चीज़ हो सकती है। अगर उसके जो नतीजे हैं वो अगर आपके खिलाफ चले जाते हैं तो उसका सीधा असर सोनिया जी के इस पर पड़ता? नहीं, सोनिया जी बिल्कुल नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स हमारी रैंक एंड फाइल डिमोरलाइज जरूर होती, लेकिन मुझे पूरा शुरू से विश्वास था कि हम ये चुनाव कभी नहीं हारेंगे। लेकिन एक अहम बात हमने देखी, इस बार हमने अलग तरीके के अहमद पटेल देखे हैं। जिस तरीके से भागदौड़ हुई यहाँ पर, आप खुद मौजूद थे जब विधायक यहाँ पर लेने के पहुँचे, अहमदाबाद पहुँचे, उसके बाद आपने उनके साथ वक्त बिताया, आपने उनको बार बार आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ी। ये एक आपको लगता है कि इससे आपको कुछ सीख मिली है इस चुनाव की वजह से, एक कांग्रेस के हाईकमान को? डेफिनेटली ये चुनाव से बहुत कुछ सीखना मिला है, और ये ज़रूरी था, क्योंकि जैसे जैसे हमारे जो विरोधी लोग थे, जिस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी बाकी चीज़ों का मिसयूज़ करते गए,
तो हमारे लिए सतर्क रहना बहुत ही ज़रूरी था। और जब इंसान सतर्क रहने की कोशिश करता है तो हर मुमकिन हर संभव कोशिश करता है, तो हमारा जो उनके जो विधायक है जो अपना फौक है उसको इकट्ठे करके रखे, तो इसलिए ज़रूरी था। नहीं, बात यहाँ तक सीमित नहीं होती है। अब तक कभी अहमद पटेल को विधायकों को मिलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज की तारीख में मैं जब भी आता हूँ मैं हमेशा आरोप हमेशा लगता है। नहीं, हम हमेशा मेरे विधायक जो भी है उनके संपर्क में रहता हूँ। मेरी एमपी-लेड की ग्रांट भी जो है हमेशा मेरे संपर्क में रहता है। अगर आप देखेंगे तो मैं बाकायदा हर एक विधायक को अपनी ग्रांट भी देता हूँ, तो मैं हमेशा उनके संपर्क में रहता हूँ। एक तरीके का आरोप ये भी लग रहा था कि जो जयराम रमेश की जो उनका ये नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर ये बात कही जा रही थी कि सल्तनत खत्म हो गई है, लेकिन सुल्तान अभी भी लोग समझते हैं। यही वजह है कि जिसके वजह से आज की स्थिति देखनी पड़ी है। अगर जो भी कह रहा है बिल्कुल ही गलत कह रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा न तो कोई सुल्तान है न तो ये है, हमेशा सल्तनत बन के रही है और हमेशा डेमोक्रेसी में मानती हुई पार्टी रही है। और अब बात सियासत की। दिलचस्प है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज दो नेता पुत्रों ने मोर्चा खोला। एक तरफ अखिलेश यादव, जी हां, यूपी में उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे ने जनादेश अपमान यात्रा की शुरुआत की। अखिलेश ने यहां योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया, तो तेजस्वी के निशाने पर बीजेपी और नीतीश दोनों ही थे। ये मन की बात नहीं है, दिल की बात है। और मैंने तो ये कहा चुनाव में भी कि समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए साजिश बीजेपी कर रही है। जो चुनाव में साजिश थी अब उसका पर्दाफाश हो रहा है, धीमे धीमे पर्दा उठ रहा है। कोई विधायक तैयार ही नहीं है इनके लिए एक सीट खाली करने के लिए। अगर कोई सीट खाली करने के लिए तैयार है तो सीट खाली कराओ, और एमएलसी का इस्तीफा हो गया उसे एमएलसी बनाओ, कम से कम जनता में लड़िए। जो पार्टी की ताकत है उसको कमजोर नहीं होने देंगे, और समाजवादी पार्टी मुकाबला करेगी बीजेपी का, पूरे प्रदेश में मुकाबला करेगी। तो ये देखिए, ये जो लड़ाई है ये इन्होंने महात्मा गांधी को चीट करने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, उनके जो मूल्य थे उनको धोखा देने का काम किया है, और साथ ही साथ बिहार के जनादेश का जो अपमान किया है, बिहार की जनता का अपमान किया है। नीतीश कुमार जी को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये जनादेश यात्रा है, हम लोग चाह रहे हैं मोतिहारी से, क्योंकि चंपारण का शताब्दी वर्ष भी हम लोगों ने यही मनाया, सब कुछ किया, बिहार सरकार में साथ घूमा। तो ये जो अपमानित हुआ है तो इसका तो जनता के बीच लोगों को हम बताएंगे। जो हम लोगों को बदनाम किया गया, जो साजिश के तहत फंसाया गया, जनता के बीच जा रहे हैं। 15 अगस्त का जश्न, जब पूरा देश आजादी के जश्न में रंगा हुआ होगा, तो क्या श्रीनगर में लोग घबरा जाएंगे? क्योंकि यही कोशिश है आतंकियों की, उनका मंसूबा यही है। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं स्कूल के बच्चों को, और ये साफ कहा है कि अगर 15 अगस्त के जश्न में शामिल हुए तो सीधे सीधे जान को खतरा है। लेकिन तिरंगा तो फहराएगा और आतंकियों को उड़ा देगा। पंद्रह अगस्त पर आतंक की सबसे घिनौनी धमकी। स्कूलों में आजादी का जश्न रोकने का नापाक प्लान। स्वतंत्रता दिवस पर मासूमों को आतंक की चेतावनी। आतंकियों ने जारी किया 15 अगस्त ना मनाने का फरमान। आतंकी संगठन हिजबुल और आतंकी जाकिर मूसा की धमकी। दीवारों पर चिपके इन पर्चों को देखिए। इन पर्चों पर उर्दू में आतंक की धमकी लिखी है। धमकी स्कूलों के लिए, धमकी मासूमों के लिए, और धमकी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चों के हिस्सा लेने के लिए। इन पर्चों में लिखा गया है कि जो भी 15 अगस्त के समारोह में शामिल होगा वो इसका अंजाम भुगतेगा। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने ये पोस्टर कश्मीर में स्कूलों के बाहर चिपका दिए हैं, मस्जिदों के बाहर चिपका दिए हैं।
देश के सभी हिस्सों की तरह कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाता है हर साल 15 अगस्त को, और सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के इसी बख्शी स्टेडियम में होता है, जहां पर सुरक्षा बलों, सेना के जवानों, पुलिस कर्मियों के साथ साथ हजारों स्कूली छात्र भी उस समारोह में भाग लेते हैं। लेकिन इस दिन पर हमेशा कश्मीर में तो हड़ताल होती है जो अलगाववादियों के आह्वान पे होती है, लेकिन अब की बार पहली दफा जो अलग अलग मिलिटेंट संगठन हैं उन्होंने स्कूली छात्रों को स्वतंत्रता दिवस समारोह से दूर रहने के लिए कहा है। न सिर्फ इसके लिए अलग अलग जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए हैं, बल्कि साथ ही साथ वीडियो मैसेज के जरिए भी उन छात्रों को आगाह किया गया है जो स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जाहिर है कि इस धमकी के बाद न सिर्फ छात्रों बल्कि उनके परिवारजनों को भी काफी डर महसूस लग रहा है। अब आतंकी इतनी ऊंची हरकत पर उतर आए हैं, हिंदुस्तान से नफरत करने वाले इन दहशतगर्दों को अब आजादी का दिन भी चुभने लगा है। कश्मीर में सेना ने आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया तो आतंकी स्कूलों और मासूमों को धमकी देने लगे हैं। टेरर फैलाने वाले ये आतंकवादी संगठनों से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वो अपनी धमकी देते रहे और देश चलता रहेगा और त्यौहार बनेगा। ये राष्ट्रीय त्यौहार होता है 15 अगस्त के दिन का। ऐसी धमकी के हम रुकने वाले नहीं हैं। वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम और वहाँ की सरकार ये उत्सव मनाएगी और 15 अगस्त होगा, पूरी सुरक्षा होगी, रक्षा के साथ में होगा। इस धमकी को देने वाला कोई और नहीं बल्कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन और उसका पूर्व कमांडर जाकिर मूसा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आतंकी मूसा बौखलाया हुआ है और बौखलाहट में वो इस तरह की धमकियां दे रहा है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के टुकड़ों पर पल रहे दहशतगर्दों को ये तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीर आतंक के मुंह पर करारा तमाचा है। जी हाँ, श्रीनगर के लाल चौक पर देश की आन बान शान की पहचान तिरंगा लहराया गया और ये तिरंगा गुजरात में अहमदाबाद शहर की न्यू ट्यूलिप इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट तंजीम मेरानी ने लहराया। और जैसे ही अब 15 अगस्त नजदीक आ चुका है, आतंकी हिंदुस्तान के मासूम हौसले से डरने लगे हैं और स्वतंत्रता दिवस समारोह में छात्र छात्राओं को शामिल न होने की धमकियां दे रहे हैं। एक तरफ हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में 15 अगस्त के लिए धमकियों के पोस्टर चिपकाए हैं तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से अलग हुए आतंकी जाकिर मूसा ने भी श्रीनगर में स्कूली छात्राओं को आजादी के जश्न में शामिल न होने की धमकी दी है। आतंकी जाकिर मूसा ने एक वीडियो जारी करके ये धमकी दी है। जाकिर मूसा ने धमकी में कहा है कि श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में कोई भी स्कूल अपने छात्रों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में न भेजे। पिछले 2 महीने से बहुत बड़े पैमाने पर ये जो हिजबुल मुजाहिदीन है, LAT है, जैश ए मोहम्मद है और टेररिस्ट विद इन द वैली है, 50% को मार दिया गया है। बाकी छुपे बैठे हैं, डरे बैठे हैं। हम तो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि वो सामने आए, आपके बच्चों से बात करने के लिए आए, क्योंकि उनको तुरंत से दबोच लिया जाएगा। इसलिए पहली बार है कश्मीर में अनेकों सालों के बाद में कि आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बड़े शौक से बनाइए सब कुछ जो बनाना चाहिए आज़ादी के लिए। कश्मीर में जिस तरह से सेना आतंकियों का सफाया करने में लगी है, आतंकी अपनी दहशतगर्दी का खात्मा होते देख छटपटाने लगे हैं और इसी कड़ी में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद जाकिर रशीद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा को कमांडर बनाया गया था। बुरहान वानी के बाद जाकिर मूसा आतंक के नया चेहरा बनकर सामने आया, लेकिन अब जाकिर मूसा हिजबुल से भी अलग हो गया है और अल-कायदा की कश्मीर में नई ब्रांच अंसार गज़वात उल हिंद का चीफ बन गया है। अब जाकिर मूसा हिजबुल से 2 कदम आगे निकलकर कश्मीर में इस्लामिक शरिया लाने की बात कर रहा है और इसीलिए आजादी के जश्न पर दहशतगर्दी की धमकियां भी दे रहा है। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आतंकी वैसे तो हर साल इसी तरह से डराते हैं, लेकिन लोग निकलते हैं और 15 अगस्त के जश्न में शरीक होते हैं। खास तौर पर लड़कियों को इस बार डराने की आतंकियों की कोशिश है। बहरहाल दिल्ली में भी लेकिन 15 अगस्त को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ ये जानकारी भी आ रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते से कुछ आतंकी पहुंचे हैं और उनका यही प्लान है कि 15 अगस्त के जश्न में खलल डाला जाए। लेकिन यहां पर भी स्वॉट कमांडोज तैयार हैं। न दाएं से न बाएं से
न आसमान से न जमीन से दिल्ली में आतंकी कहीं से भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम नहीं दे सकते। जी हां, दिल्ली 15 अगस्त पर किले में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि आतंक का खतरा बड़ा है और दिल्ली रत्ती भर भी जोखिम नहीं लेना चाहती। पंद्रह अगस्त को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अफगानिस्तान से करीब 15 संदिग्ध आतंकी भारत की सीमा में घुसे हैं। 15 अगस्त पर आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए ये आतंकी सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्पेशल ब्रांच ने विदेशों में हाल ही में हुए लोन वुल्फ अटैक जैसी आतंकी हमले के पैटर्न से निपटने के लिए भी तैयारी कर ली है। फिर लाल किला हो या इंडिया गेट या फिर संसद भवन, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था कर दी गई है। संसद भवन के पास तो स्वात कमांडोज भी तैनात कर दिए गए हैं। और इस वक्त हम इंडिया गेट के पास मौजूद हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हैं स्वैट टीम इसको कहा जाता है। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इन लोगों के पास। इसके अलावा इन्हें हर तरह की ट्रेनिंग दी गई है। दरअसल कई तरह के इनपुट भी सामने आ रहे हैं। इनपुट कुछ इस तरह के हैं कि अफगानिस्तान से कुछ संदिग्ध हैं वो भारत में घुस आए हैं। इसके अलावा ये भी इनपुट है कि इस बार आतंकवादी सरकारी वाहनों के जरिए भी अटैक कर सकते हैं। ये भी इनपुट है कि आतंकवादी जो है वो लोन वुल्फ अटैक के का भी सहारा ले सकते हैं। तमाम तरीके के इनपुट्स हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। हर बार की तरह दिल्ली में सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी भी तरह के आतंकी खतरे से निपटने के लिए तमाम इनपुट पर नजर रखी जा रही है। पुख्ता, एडिक्वेट एंड रोबस्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिल्ली पुलिस का हर वर्षों की तरह इस वर्ष भी रहेगा और बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू या जो भी इनपुट या जो भी आकलन है थ्रेट परसेप्शन का, उसके हिसाब से मुकम्मल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बार दिल्ली में 15 अगस्त की सुरक्षा बेहद खास है। जी हां, दिल्ली पुलिस की नई ब्रिगेड स्पेशल 41 दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडोज का ये दस्ता घातक ट्रेनिंग के बाद तैयार हुआ है। अत्याधुनिक हथियार चलाने के लिए ट्रेनिंग हो या फिर शारीरिक ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट हो या आतंकी कोड को डिकोड करने की ट्रेनिंग, इन महिला कमांडोज को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। हर तरीके से इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि किसी भी स्थिति से ये निपट सके। जाहिर सी बात है, जिस तरह से महिला कमांडो की ये टीम, इस टीम को तैयार किया जा रहा है, जिनके तमाम जाबाज सिपाही जो है तमाम जगहों पर रहेंगे ताकि जब भी कोई स्थिति जो है किसी भी परिस्थिति से इन्हें निपटने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो इधर दिल्ली में पूरी तैयारी है, लेकिन आज बारी मुंबई की थी, क्योंकि वहां पर आरक्षण की आग कुछ इस तरह से सामने आई कि आंदोलन की वजह से मुंबई जैसे थम गई। भारी भारी भीड़ लोगों की, मराठा क्रांति। इधर फडणवीस भी झुकते नजर आए। ये कारवां महाराष्ट्र की राजनीति का नया मांग पत्र है। जहां तक नजर जा रही है, लोग ही लोग, पता नहीं कहां से निकलता चला आ रहा है ये जत्था। लोग ही लोग, औरतें ही औरतें, नौजवान ही नौजवान, बच्चे ही बच्चे, भगवा ही भगवा, हर तरफ मराठा उद्घोष। पूरे रैली में कितने लोग आप लोग के साथ आए हैं? 2 लाख 50 लाख आए हुए। 50 लाख से ज्यादा ही लोग यहाँ से अभी। महिलाओं का कितना है इसमें? महिलाओं का जो 25% महिलाएं हैं। जी, वैसे इस महिलाओं में जैसे आप तो कह रहे हैं, लेकिन रैली में महिलाएं बहुत कम दिख रही हैं। क्या वो इस रैली में सामने और पीछे भी है महिलाएं? भाईखला के पुल से आजाद मैदान की ओर बढ़ता हुआ जत्था खत्म होने का नाम ही न ले। सड़कें आदमी के समंदर में बदल गईं और लहरें चलती चली जा रही थी अनंत की तरह। कोई गिनती नहीं, कोई पारावार नहीं, कोई सीमा नहीं। मुंबई शहर के सारे स्कूल बंद, सारे कॉलेज बंद, लेकिन पता नहीं कहां से चलते चले आए थे इतने लोग कि मुंबई छोटी पड़ गई। हर आवाज एक साथ उठती, हमें आरक्षण चाहिए। इस मोर्चे की खास बात यह है कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाता है। इसमें कोई नारेबाजी नहीं होती है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता है। बहुत ही मुक्त तरीके से यह मोर्चा होगा, जहां यहाँ के महाराष्ट्र के तमाम जिलों से आए हुए लोग
एक ही बात सरकार के तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मराठा मुद्दा, मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा, उसके अलावा जो खोपरडी कांड में जो आरोपी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा सुनाई जाए। सैलाब की तरह सुबह 11 बजे मुंबई के भाईखला में जीजा माता उद्यान से रैली निकली। विद्या और वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ मयूरेश गणपते, मुंबई, आज तक। मराठा क्रांति से सीज हो गई मुंबई और झुक गए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। जी हां, 5 मुख्य मांगे थी। लॉलीपॉप पहले से ठहराई थी तो फंस गए फडणवीस, मानना पड़ा। मराठा लंबे समय से अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस ने वोट लेने के लिए लॉलीपॉप भी थमा दिया था, लेकिन अब यही उनके गले की फांस बन गया है। देखिए मराठा मांगते क्या हैं। पहली मांग नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण। दूसरी मांग दलित उत्पीड़न कानून में संशोधन करके इसके दुरुपयोग पर रोक। तीसरी मांग कृषि ऋण माफ कर किसान आत्महत्या रोकी जाए। चौथी मांग कृषि उपज को ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाए। पांचवी मांग कोपरडी बलात्कार कांड के दोषियों को फांसी दी जाए। विद्या और वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ मयूरेश गणपते, मुंबई, आज तक। देखिए, एक राज्य में हुआ है, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में ये हिंदुस्तान की एक ऐसी परेशानी है जिसका अंत होता हुआ दिखता तो कम से कम नहीं है। बहरहाल इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन सबसे तेज न्यूज वीडियो के लिए 40 सेकंड वीडियोस के लिए मोबाइल तक .in पर जाना ना भूलें। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए